ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक साहब से। सर, एक बात खास तौर से निकल के आ रही है, क्योंकि मेरी तमाम, अभी मैं महाराष्ट्र के चुनाव में मैं गया और हरियाणा के चुनाव में मैं गया, वहां प्रचार के दौरान कई बड़े नेताओं से हमारी मुलाकात हुई। जब मैं महाराष्ट्र पहुंचा तो वहां पे मुंबई में लोगों को बहुत कमी महसूस हो रही है, चाहे वो विपक्षी दल के नेता हैं और कहीं उन्हें लगता है कि हमारे बीच में एक बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नहीं है। क्या आपको कैसा, ऐसे मौके पे आपको क्या महसूस हो रहा है कि इतना वरिष्ठ राजनीतिक, आपको विपक्षी दल के भी नेता बड़े सम्मान से मिस कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, ऐसा है कि मैं जिस पद पर हूं उसमें एक स्वाभाविक है कि इतने साल, 50 साल मैंने महाराष्ट्र में, मुंबई में राजनीति की, जनता के प्रतिनिधि के नाते काम किया। जब जनता का प्रतिनिधि नहीं था तब भी विपक्ष का कार्यकर्ता, नेता करके काम किया। तो लोगों को मेरा न होना एक स्वाभाविक बात है, ऐसा मुझे लगता है। अब मैंने इस समय पर क्या किया, राज्यपाल के नाते तो मैं वहां जाकर प्रचार नहीं कर सकता हूं, करना भी नहीं चाहिए। वह उस पद की एक मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। अब देखिए, मैंने इसमें से भी एक बात सामने लाई कि मुझे मतदान का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक ने अपने मतदान अधिकार का उपयोग करना चाहिए। मुझे मतदान करना है तो मुझे मुंबई जाना होगा। अब मैं राज्यपाल हूं, मेरी पत्नी भी यहां पर ही रहती है, तो मैं और मेरी पत्नी और हम दोनों जाते हैं मुंबई में। तो राजनीतिक शिष्टाचार और मुझे तो जेड सिक्योरिटी है, तो उसके कारण हमारा एडीसी, ये हम 3 आएंगे जाएंगे, तब भी उसमें 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है हवाई जहाज का। मेरे 2 दिन जाएंगे। तो मैंने, संविधान ने ही कानून के अंतर्गत जो व्यवस्था दी है कि राज्यपाल पोस्ट के माध्यम से मतदान कर सकता है। तो मैंने हमारे वहां के जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको ये बताया कि भाई, ये कानून के तहत मुझे पोस्टल बैलेट, पोस्ट द्वारा मतदान करने का अधिकार है। आप मुझे और मेरे पत्नी के लिए, दोनों को आप भेज दीजिए। पत्नी का भी अर्जी अलग से मैंने बनाकर भेजा। उन्होंने पोस्टल बैलेट भेजा, मैंने मतदान किया। मैंने ये लोगों को भी बताया, बिल्कुल यहां से प्रेस नोट निकालकर और फोटो के साथ जी, कि भाई मैं आ नहीं सकता हूं, आना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि केवल मतदान के लिए आना मतलब 1.5-2 लाख रुपया मेरा नहीं है, लेकिन सरकार का, मतलब जनता का पैसा है, वो अपव्यय हो जाएगा। मेरे 2 दिन भी बच जाएंगे और काम तो मैं वही जो करना है वो करूंगा ही, मतदान का जी। तो लोगों को ये बात भी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हाँ, राम नाईक ही ऐसा बोल सकता है या कर सकता है। प्यार है लोगों का। और मुझे भी कोई ना कोई ऐसी बात देखने की, करने की एक आदत जैसी है। जैसे आप जानते हैं कि वंदे मातरम जी, अब देश आजाद हुआ 1947 में, 50 में हमने संविधान स्वीकार किया, लेकिन मैंने जब तक यह विषय नहीं छेड़ा वंदे मातरम का जी, तब तक लोकसभा में वंदे मातरम कभी गाया नहीं गया था। तो मैंने वहां चर्चा छेड़ी कि वंदे मातरम का हमने सम्मान करना चाहिए। संसद को अच्छा लगा और संसद ने निर्णय किया। और फिर निर्णय ये हुआ कि हर संसद का सत्र जब प्रारंभ होता है तो प्रारंभ होगा राष्ट्रगीत जनगण मन से और समाप्ति होगी वंदे मातरम से। अब ये कोई, वैसे देखा जाए तो कोई बड़ी महत्व की बात है क्या? हाँ है, लेकिन ये बात भी उतनी महत्व की है कि 1991 तक संसद ने न वंदे मातरम गाया था, न राष्ट्रगीत जनगण मन गाया था। काम करने का तरीका है। मेरे मन में कल्पना आई तो मैंने संसद के सामने दूसरा एक सवाल सामने रखा कि हर सांसद को उसके क्षेत्र में छोटे छोटे काम करने के लिए एक निधि देना चाहिए। और संसद को ये बात, हमारी सरकार को भी अच्छी लगी। पहले हर साल में 1 करोड़ रुपया देने का तय हुआ। जब हमारी सरकार थी और उसका मैं मंत्री, राज्य मंत्री था, तो 1 करोड़ का 2 करोड़ किया। अब 2 करोड़ का फिर 5 करोड़ हो गया।
अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कल्पना लाई कि हर सांसद ने अपने क्षेत्र में एक देहात का विकास इस संसद कोष के माध्यम से करना चाहिए। तो कल्पना आती है, तो कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए जो एक इच्छा शक्ति अपने पास होनी चाहिए, वो इच्छा शक्ति का ये परिणाम है कि आज इस प्रकार से सारे देश में काम हो रहा है। हाँ, मुझे खुशी है कि मैंने बीज बोया, उसमें से 1 करोड़ का संसद कोष मंजूर हुआ, अब सब लोग उसका लाभ ले रहे हैं। विपक्ष के लोगों को भी उसका लाभ हो रहा है, नहीं तो सरकार जिस पार्टी का उसको ही उसका लाभ होता है कोई चीज का, लेकिन यहां मेरे कल्पना के कारण सबको लाभ हुआ। आप बोलते बोलते बम्बई बोलते हैं, कोई अंग्रेजी बॉम्बे बोलता है, मुझे लगा कि भाई जो मूल नाम है, मराठी भाषा का नाम है, मूल नाम का कैसे भाषांतर हो सकता है। और मैं राम हूं तो अंग्रेजी में भी मैं राम हूं, हिंदी में भी मैं राम हूं, मराठी में भी राम हूं, तो मेरे मुंबई का नाम बॉम्बे क्यों और बम्बई क्यों? मैंने संसद में सवाल खड़ा किया, सबको बराबर लगा, बॉम्बे बम्बई का मुंबई हो गया। इतना ही नहीं है तो कलकत्ता का कोलकाता हो गया, जो मद्रास बन गया था वो चेन्नई हो गया, त्रिवेंद्रम बन गया था वो तिरुवनंतपुरम हो गया। एक छोटी सी बात को लेकर मैंने सवाल छेड़ा, लोगों को अच्छा लगा, सब जगह पर परिवर्तन हो गया। होता है, आनंद आता है ऐसे काम करने में। कहीं ना कहीं अगर हम अपने दर्शकों से आज ये जरूर एक जानने को हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से इस देश की जनता को मिल रहा होगा कि हम एक ऐसे व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व के साथ बैठे हैं, और जो संदेश आपको मिल रहा है वो उससे लगता है कि इच्छा शक्ति तो बहुतों के पास होती है, लेकिन उस इच्छा शक्ति को क्रियान्वयन करना वो बहुत बड़ी चीज होती है। और जैसा राम नाईक साहब ने कहीं ना कहीं अपने पद की गरिमा रहते हुए भी जिस प्रकार से जो अब नहीं बल्कि इससे पहले तमाम ऐसे जो प्रायोजन किए हैं और जो कार्यक्रम शुरू किए और जो उन्होंने उद्देश्य रखे वो कहीं ना कहीं जनता के हित में रखे। और एक ये सीख हमारे राजनीतिज्ञों को, हमारे ब्यूरोक्रेसी को, और बल्कि इस संविधान के सभी जो हम जिसको 4 पिलर्स कहते हैं उनके उस सब सदस्यों को लेना चाहिए और सीखना चाहिए। सर, आपने हमसे बातचीत की, अपना अमूल्य समय में दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे माननीय राज्यपाल राम नाईक साहब। अगले सप्ताह और ऐसे खास मेहमान के साथ आपके सामने शामिल होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।